नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। See from section 132 onwards, 132 to almost last section 158, all these sections are very important for your prelims. Somewhere questions are asked only for the prelims, कहीं से केवल prelims से क्वेश्चन पूछा जाएगा। and section just like 151 inherent jurisdiction, inherent powers, that can be important for your mains as well. But right now I am taking up these sections 132 to 158. These sections important for your prelims and I am taking likewise. सही है। and in this category this is now section 132 and देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। which one of following sections of CPC provides exemption of certain women from personal appearance? Exemption from personal appearance क्या पूछा उन्होंने? they have asked only the section, तो केवल आपको सेक्शन याद रखना है। सेक्शन इट इज 132, this is the heading of this, exemption of certain women from personal appearance. You see they have asked the question only from the heading itself. तो मैं क्यों आपसे लिखवाता हूँ बार-बार मार्जिनल नोट्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मार्जिनल नोट से ही आपको पकड़ में आ जाएंगे। और क्यों, देखिए ये मेरा फंडा समझ लीजिए। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट तो याद रहते हैं हमेशा, हम क्या भूलते हैं, फैक्चुअल पोजीशन भूल जाते हैं। आपने कोई लॉ में कॉन्सेप्ट समझा तो वो आपको याद रह जाएगा, लेकिन कहाँ पर गलती करते हैं, जहाँ पर फैक्चुअल स्टोरी आ जाती है। कोई संख्या याद करनी हो, कोई धारा का नंबर याद करना हो, सेक्शन का नंबर याद रखना हो, केस लॉ का नाम भूल जाएंगे, केस के फैक्ट्स याद रह जाएंगे आपको, केस का डिसीजन याद रह जाएगा, लेकिन हो सकता है केस का नाम भूल जाएं आप। तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है आप लोगों को। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि डेली आप लिख करके मार्जिनल नोट्स को डेली लिख करके घोटे चाहिए, और 10 मिनट में बहुत सारी, कम से कम मेरे ख्याल 50 लाइन तो लिख ही सकते हो आप 10 मिनट में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपने देखा, एग्जम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया। दिस वाज द क्वेश्चन फॉर यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद इट। कर लेंगे। नाउ गो टू द इनटू डिटेल्स। सी दिस, वुमेन हु, कौन सी वुमेन? वुमेन हु अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ द कंट्री ought not to be compelled to appear in public. You see in the heading itself, it was what? Exemption of certain women. It is not exemption of women. कुछ महिलाओं का, तो वो कुछ कौन सी हैं? वो कुछ कौन सी कैटेगरी? ये रही। Who according to the customs and manners of the country ought not to be compelled to appear in public. जिनको कि पब्लिक में अपेयर होने के लिए कंपेल नहीं किया जाना चाहिए कस्टम्स के अनुसार।
और इनको एक शब्दों में कहा जाए तो इसे कहते हैं पर्दा नशी वुमेन, पर्दा नशी महिला, जो महिला जिसको कस्टम्स के अनुसार पर्दे में रहना है। ओके, सच वुमेन शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोड। खत्म बात। तो समझ गए आप लोग, दिस इज व्हाट, यहां से समझ लीजिए, वुमेन शैल बी एग्जम्प्ट, कौन, who ought not to be compelled to appear in public according to what customs and manners of the country. So that woman shall be exempt from personal appearance in the court. I think it is not difficult to बहुत मुश्किल तो नहीं है, बढ़ूँ आगे मैं, कर लेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, nothing herein contained shall be deemed to exempt such woman from arrest in execution of civil process in any case in which arrest of the woman is not prohibited by this code. So please try to understand, this is the heading को दोबारा देख लीजिए दीपांशु, this is what this is exemption from personal appearance, this is not exemption from arrest. तो डिफ्रेंशिएट करना है इसको। देयर कैन बी क्वेश्चन, सेक्शन 132 डील्स विद ऑप्शन ए एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, ऑप्शन बी एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, ऑप्शन सी एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस एज वेल एज एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट। तो यू शुड बी वेरी प्रिसाइज, दिस इज डीलिंग ओनली विद द एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस nothing here in shall contained be, whatever is the provision of 132, whatever is the mandate of 132, that exemption from personal appearance, that shall not exempt such woman, who woman, पर्दा नशी, from arrest in the execution of civil process. ठीक है, लेकिन कब, in any case in which arrest of woman is not prohibited by this code. It means what, if the arrest is prohibited by the code itself, then things would be different, and for that purpose you can go to section 56 CPC. CPC deals with this prohibition of arrest. Nothing, notwithstanding anything in this part, the court shall not order the arrest or detention in the civil prison of a woman in the execution of a decree for the payment of money. This is the prohibition 56 में। 56 में क्या है, which decree, if the decree is for the payment of money, please highlight this, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा अगेन आपसे। सेक्शन 56 is dealing with what, decree for the payment of money. Now in case of, in the execution of such a decree, which decree, decree for the payment of money, it is not the decree for the immovable property, it is not decree for possession, it is a decree for the payment of money. सही है। In this case court is saying, the section 56 says that court shall not order the arrest of the woman in such decrees. ऐसे मामलों में अरेस्ट का ऑर्डर नहीं करेगी कोर्ट, इट मीन्स देयर इज प्रोहिबिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर 132 में पढ़ेंगे आप इसके साथ, तो 132 में क्या का 132 रेड विद सेक्शन 56, 132 प्लस 56 को और पढ़ेंगे आप कि वुमेन कैन बी अरेस्टेड, नीदर 132 इज प्रोहिबिटिंग, 56 prohibits arrest only in one case, when there is the execution of decree for the payment of money, otherwise arrest is not prohibited. Again I am saying there is no general bar, और ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ सकता है। Out of following statement which is correct? Number 1, the CPC prohibits the arrest of women in the execution of a decree. तो स्टेटमेंट गलत है, सही है? This statement is wrong when I am saying CPC prohibits the arrest of women in execution of a decree. This is wrong. CPC prohibits arrest only in one case, and that is the case in the execution of a decree for the payment of money. There is no general bar. कोई जनरल बार नहीं है इस पर, है कि नहीं है? केवल एक ही जगह बार है, वो यहाँ पर है। तो 132 को पढ़ते हुए आप लोग 56 को भी याद रखेंगे। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। कर लेंगे आप लोग, एंड P फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
You see question, women who due to the customs and manners of the country ought not to be compelled to appear in public are exempted from personal appearance in the court. ये A हो गया. B, however nothing shall be deemed to exempt such women from arrest in execution of civil process in any case in which the arrest of women is not prohibited by the code of civil procedure. ये पूरा का पूरा 132 आ गया है ना. एंड नाउ ऑप्शंस थे क्या है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, नीदर ए और बी करेक्ट. तो आप ये देखो कि जो बेयर एक्ट लैंग्वेज पर क्वेश्चन बन गया पूरा ये आंध्र प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2012 में. तो 132 में क्वेश्चन कहाँ से आया, हेडिंग से आया. सेकंड क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा गया उसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज से, और एग्जैक्ट लैंग्वेज उन्होंने दोनों स्टेटमेंट में दे दी कि नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. तो आई होप नाउ यू कैन डू इट वेरी वेल नाउ. तो प्लीज़ 132 को लिख के याद करना है एग्जैक्टली आप लोगों ने. ठीक, नाउ कम टू प्लीज 133, एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन्स. The following persons shall be entitled to exemption from personal appearance in court. Now again see, 132 is dealing with same thing. 132 is dealing with what? Exemption from personal appearance. Same wise 133 is dealing with exemption from personal appearance. But 132 was confined for the Pardhanasi women. 130 is dealing with the authorities or the dignitaries, you can say constitutional dignitaries mentioned herein. Who are they? President of India, Vice President of India, Speaker of the House of People, Minister of the Union, Judges of the Supreme Court, Governor of States and the Administrator of Union Territories, the Speaker of the Legislative Assembly, Chairman of the State Legislative Councils, the Minister of States, the Judges of the High Courts, the person to whom Section 87B applies, that is rulers of former Indian states. So this is what now what you will have to do it. 133 में जितने लोगों की लिस्ट दे रखी है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, इनको आपको याद करना पड़ेगा. हु आर द पर्सन्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस. इट इज नॉट अरेस्ट. आई एम टेलिंग यू अगेन, 132, 133, these two sections are dealing with what? Exemption from personal appearance. 132 is dealing with what? Appearance of women. Who women? Certain women. What certain women? The women who ought not to be compelled to appear in public. समझ में नहीं आता ये. एंड 133 में क्या है? कौन से डिग्निटरीज है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज. ऐसे व्यक्ति जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं. कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय हो गए, मंत्रीगण हो गए, स्टेट्स के, सेंटर के, है ना. और ऐसे व्यक्ति हो गए जो कि फॉर्मर इंडिया के, आज़ादी से पहले रूलर्स थे इंडियन स्टेट्स के. वहाँ के राजा. लगान में देखा ही था आपने, राजा थे, एक फिल्म लगान में थे ना राजा, एक ऐसे रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडिया. बात समझ में आ गई? तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? out of following who are exempted from personal appearance. 1 2 3 all of the above. इस तरीके से प्लीज रेज हैंड अगर कर लेंगे तो आप. ये फिल्म्स के लिए है, लेकिन देखिए सीपीसी को मैंने कहा था आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा मैं, और आप ब्रेक करके ऐसे ही पढ़िए. जो प्रोविजंस केवल फिल्म्स के लिए आएंगे लगाइए घोटा बार बार, कोई दिमाग तो लगाना नहीं इसमें, कर लेंगे. अब आइए नेक्स्ट पर देखिए 133 की क्लॉज 3 पर, वेरी इंपॉर्टेंट. Where any person claims the privilege of such exemption. एक बात समझिए, क्या लाइन है? Where any person claims the privilege of such exemption and it is consequently necessary to examine him by commission. क्या मतलब है इस बात का? देखिए, दीपांशु is the plaintiff and he filed a suit in the court and in which he says Mr. Ram Kovind is the witness. But now Mr. Ram Kovind has become the President of India. Now how he can be ordered to appear? अब महाराज बात यह है, दिक्कत यहाँ पर यह आ गई कि इनका काम भी अर्जेंसी का है. The suit of the Dipanshu needs to be decided at earliest position possible way. But now the कहाँ हर्डल आ गई
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विटनेसेस इज नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी, वो अब बन गए हैं राष्ट्रपति महोदय, उनका एग्जामिनेशन कैसे हो अब, तो ऐसे लिए व्यवस्था की गई है, उनके लिए हम कमीशन नियुक्त कर देंगे। वन पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज द लोकल कमिश्नर, ही विल गो टू द प्रेसिडेंट एंड ही विल एग्जामिन एज इफ ही वॉज टू बी एग्जामिन इन द कोर्ट। इसे कहते हैं एग्जामिनेशन बाय द कमीशन। तो नाउ प्रेसिडेंट महोदय ने कहा कि नो आई विल नॉट गो टू द कोर्ट, इट मीन्स व्हाट, ही इज क्लेमिंग द प्रिविलेज ऑफ सच एग्जम्पशन। वेयर एनी पर्सन claims the privilege of such exemption, Mr. Ram Kovind claimed his exemption under section 133, but on the other hand it is necessary to examine him by the commission. Then the appointment of commissioner, sending him, the cost involved in that commission, मान लीजिए शुभम is being appointed as the local commissioner in that case, now who will pay him, who will bear these extra cost? He shall pay the cost of that commission. Who he कौन हुआ यहाँ पर, the person who is claiming such privilege, Mr. Ram Kovind shall pay the cost of that commission. And यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा कि in case the person is claiming exemption and his examination is necessary by the commission, then who will bear the cost? The person who is seeking exemption will bear the cost. This is कर लेंगे। Unless the party requiring his evidence pays such cost, अगर दीपांशु ने खुद ही कॉस्ट पे कर दी तब अलग बात है। अदरवाइज रूल इज व्हाट, द पर्सन क्लेमिंग एग्जेम्पशन विल हैव टू पे द कॉस्ट। ओनली अपवाद क्या है, द पार्टी में ऑफर टू पे द कॉस्ट, दैट्स ए कंप्लीटली डिफरेंट पोजीशन। कर लेंगे आप लोग। तो ये हुआ 132 133 कर लेंगे, बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। कम टू दी नेक्स्ट। अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे। थोड़ा बहुत चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए। प्लीज़ ऐसे ज़रूर करना, ठीक। और अब ज़्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक। चलो।